हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आप देख रहे हैं खबर असरदार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर से बड़ी खबर, मारपीट हुई है ग्वालियर में। नए साल की पार्टी में मारपीट हो गई। डांस के दौरान चले लात घूसे। यहां पर महाराणा प्रताप नगर की यह घटना बताई जा रही है और सड़क पर भारी हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तो इस तरह की घटनाओं से बचें। यहां दरअसल डांस करने को लेकर बवाल हो गया और लात घूसे तक चल गए। न्यू ईयर की पार्टी, जश्न की पार्टी, जश्न में रंग में भंग पड़ गया और खेल में खलल। नए साल के जश्न में उत्पात देखने को मिला। ये मामला सामने आया ग्वालियर से, जहां मारपीट की बात कही जा रही है कि नए साल की पार्टी में कुछ लोगों के बीच डांस करने को लेकर विवाद हुआ और बात लात घूसों तक पहुंच गई। और मध्य प्रदेश में 10 आईएएस का ट्रांसफर किया गया। 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। नीरज सिंह को उज्जैन की कमान सौंपी गई है। संदीप यादव नए जनसंपर्क आयुक्त होंगे। एक बड़ा बदलाव 10 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और 10 आईएएस का ट्रांसफर किया गया। 4 जिलों के कलेक्टर्स भी बदले गए हैं। संदीप यादव को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विवेक पोरवाल को राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उज्जैन के नए कलेक्टर नीरज सिंह हैं। उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना के कलेक्टर्स को बदला गया और साथ ही साथ उप सचिव मंत्रालय कुमार पुरुषोत्तम को बनाया गया है। साल 2023 का आखिरी ये प्रशासनिक सर्जरी का फैसला। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और बदलाव किया गया। 10 आईएएस अधिकारियों को बदला गया है, ट्रांसफर किया गया है 10 आईएएस अधिकारियों का। आपको बताते चलें कि 4 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में अब तक 10 आईएएस के ट्रांसफर की जानकारी अभी मिली है। 4 जिलों के कलेक्टर्स को भी बदला गया। संदीप यादव नए जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि विवेक पोरवाल को राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उज्जैन के नए कलेक्टर नीरज सिंह होंगे और उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना के कलेक्टर्स को बदला गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुमार पुरुषोत्तम को उप सचिव बनाया गया है मंत्रालय का और जिम्मेदारी बदली गई है, ट्रांसफर किया गया। प्रशासनिक सर्जरी साल 2023 की आखिरी प्रशासनिक सर्जरी से कहा जा सकता है। आज 31 दिसंबर 2023। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, साल 2023 की आखिरी प्रशासनिक सर्जरी से कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, आखिरी सर्जरी मत कहिए इसे आशीष। अभी सीपीआर बदले हैं और सीपीआर के साथ 4 कलेक्टर का भी तबादला कर दिया गया है। नीरज कुमार सिंह जो कि नर्मदापुरम के कलेक्टर थे, अब उन्हें उज्जैन का पदभार दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरे अगर कुमार पुरुषोत्तम की बात करें, उज्जैन के कलेक्टर थे, उन्हें अब उप सचिव बनाया गया मध्य प्रदेश शासन में सामान्य प्रशासन विभाग का। नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी प्रबंध संचालक थे राज्य बीज और फार्म विकास निगम के, उन्हें अब जिला कलेक्टर बैतूल भेजा गया है। तो ये अभी आखिरी सर्जरी मत कहिए आशीष इसे, अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। कि केवल आईएएस अफसर नहीं बल्कि आईपीएस अफसरों के बड़े स्तर पे तबादले होंगे। लगातार जिस दिन से मुख्यमंत्री की शपथ हुई है उसके बाद से ये दौर चल रहा है। सीपीआर पहले ही हटा दिए गए थे। विवेक पोरवाल को अस्थायी नियुक्ति सीपीआर के तौर पर दी गई थी, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अब नीरज मंडलोई का जिक्र कर लें। नीरज मंडलोई के पास भोपाल मेट्रो का काम अतिरिक्त प्रभार के तौर पर है, तो हो सकता है कि वो प्रभार भी किसी और को दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव भी आपको आने वाले वक्त में नजर आएंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं आप 23 का ये आखिरी 2023 की आखिरी सर्जरी है। 2024 में आपको बहुत ऐसे बदलाव, बहुत सारी ऐसी सर्जरी आशीष नजर आती रहेंगी। बहुत कुछ अभी बदलाव होना है, नई जमावट होनी है। 18 साल तक लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके तमाम जो कहें कि बहुत नजदीकी या बहुत खास जो खास तौर से चेहरे हैं या जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, वो सारे हो सकता है कि एक के बाद एक धीरे धीरे
बदलते हुए आपको नजर आएंगे आशीष। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है, नई सरकार के गठन के बाद इस तरह की प्रशासनिक सर्जरी हुआ ही करती है। लेकिन हाँ, साल 2023 की आखिरी सर्जरी जरूर कह सकते हैं। अब साल 2024 में भी नए बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देवास से अगली खबर, जहां देवास में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल अपहरण कांड में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अगवा किए गए शख्स को पुलिस ने छुड़ा लिया है। आपको बता दें कि किराएदार ने अपहरण की साजिश रची थी और कट्टा खरीदने के बहाने उसे अगवा कर लिया। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये अपहरण का पूरा मामला है। पुलिस के थ्रू मतलब पुलिस की जो टीम थी उनकी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने पूरा तुरंत मतलब सारी चीज़ों को वाइंड अप करके ट्रैक करके और इनको पकड़ा था। अच्छा। अलग अलग लोकेशन से 3 आरोपी पकड़ाए हैं, इसमें 1 फरार है और बाकी 4 मतलब टोटल पुलिस की गिरफ्त में है। अच्छा, आप क्या पूरी घटना हुई थी, किस तरह से आपको? मेरे को नॉर्मली मिलने के लिए बुलाया था, परिचित थे पहले से, तो कि बाईपास पे आ जाओ, थोड़ा सा काम है 1 आधे घंटे का, वो बोल के लेके गए थे। और 11 बजे से रात में इन्होंने मेरे को बंद कर रखा था एक रूम में, मतलब गाय डोर का तवेला टाइप होता, उसमें पूरा उल्टा खाट से बांध के रखा था 3 दिन तक। और तीसरे दिन रात में पुलिस आई और उन्होंने छुड़वाया है। तत्काल पुलिस ने गुमशुदगी की लिखकर और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और उसको देखा तो सीसी कैमरे में देखा कि भाभी जा रहा है यह की, और इसका तकनीकी एनालिसिस किया गया क्योंकि इनका मोबाइल चालू नहीं हुआ था, तो जिससे हमको कुछ सस्पेक्ट नंबर मिले और कल रात को इसका ऑपरेशन को किया गया। हेमराज नाम के अपराधी को पकड़ा और पकड़ने के बाद इसकी हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटनाक्रम का पटाक्षेप किया गया और उसके बाद उसी श्रृंखला में आगे जाके मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में सूरी गांव में इसको दस्तयाब किया गया। जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उन्हें भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी वरुण, योजना क्या थी पूरी अगवा करने की? देखिए, जो युवक जो अपहरण किया गया है उससे 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें 2 पुरुष आरोपी हैं और 2 महिला आरोपी हैं। उनका फरियादी जो पीड़ित है उसका कहना यूं है कि ये इनके घर पर पूर्व में क्या है किराएदार से रहते थे, किराएदार थे, और उस समय इनको पता चला कि ये कुछ सक्षम परिवार से है। उस दौरान ये इनके संपर्क में आए, उसी दौरान इन्होंने प्लान बनाया था इसे अपहरण करने का। फिर जब कुछ इनका घटनाक्रम सामने जब ऐसा आया कि देशी कट्टे जो है खरीदने के उसको लेकर इसको मिलने कहीं पर बुलाया था, उस स्थान से वहां से इसे शाहजहांपुर और रतलाम, मंदसौर और इस एरिया में ले जाकर उसे रखा गया। फिर उसका मोबाइल वहां पर बंद कर दिया गया और इस तरह का पूरा घटनाक्रम इन्होंने इसके साथ किया था। और ऐसी जानकारी मिली है कि पुलिस ने इसमें टीमें बनाई थी। उन टीमों में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 4 आरोपी पकड़ाए गए हैं। और पूरे जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम का इन्वेस्टिगेशन गोपनीय रखा गया था। और अभी पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी हैं और सभी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मोहन मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने दायित्व निभाने की बात कही है, साथ ही लोगों के जीवन में बदलाव करने की भी उन्होंने बात कही है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वाणिज्य और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। देवड़ा ने प्रदेश के विकास करने की बात की और साथ ही कर्ज लेने की आलोचना का भी जवाब दिया। कर्जा हमेशा होता है, कर्जा चुकाते भी हैं, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं, कोई प्रदेश की जो कर्जा नहीं लेती हो। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, परिवार में भी जरूरत पड़ती तो कर्जा लेते हैं। कर्जा लिया तो कर्जा लेकर के हमने विकास किए। उधर राकेश शुक्ला को मोहन मंत्रिमंडल में नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में काम किया जाएगा। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि आज की तारीख में कोयला से जो पर्यावरण को कैसे पर्यावरण से बचा रक्षा हो, देश की प्रदेश की पर्यावरण से नुकसान ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा की तरफ
सब लोगों का उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है। और मैं इतनी केवल कहूँगा कि जो पार्टी ने वरिष्ठ नेतृत्व ने जो विश्वास दिलाया है हमारे ऊपर किया है, तो इसको लेके हम अभी और इसको अंदर तक जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं उनको भी देखेंगे। मंडला विधायक और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात कही। जो जिम्मेदारी दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं गांव-गांव तक जहां जहां हमारे प्रोजेक्ट है वहां पूरे गुणवत्ता के साथ काम हो और जो योजना है वो योजना का पूरा लाभ हमारे घर घर के भाई बहनों को मिले, ऐसे मैं पूरा निष्ठा के साथ काम करूंगी। इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शुजालपुर पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही ढंग से लागू करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही आयुष मंत्रालय को लेकर उन्होंने कहा कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति भी लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत हो गई है। तेज गति के साथ काम चल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद भी प्रभावी हमारे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बन सके, इस प्रकार का काम। प्रदेश के सभी 28 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गृह, जेल जैसे विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रदेश के विकास कार्यों में अब तेजी आएगी। और गुना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बस हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया। बस मालिक को गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। हादसे में 13 लोगों की जान गई थी और इस जान जाने का जिम्मेदार कौन है, कोर्ट तय करेगा इस पूरे मामले में। हालांकि बस मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस मालिक की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। गुना हादसे के बाद जो जानकारी मिली, जिसमें यह बताया गया कि बस का कोई भी कागज दुरुस्त नहीं था, फिटनेस बिल्कुल भी बस में नहीं थी। खंडवा अग्निकांड मामले में इलाज करा रहे 2 लोगों की मौत हो गई। आरोपी की पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। वहीं गुना अग्निकांड मामले में यह जानकारी आई कि बस पूरी तरह से अनफिट थी, उसके बावजूद सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। खंडवा अग्निकांड की आंच अब भी लोगों को डरा रही है। गैस गोदाम में हुए एक के बाद एक धमाके अब भी लोगों की नींद हराम किए हुए हैं। उधर आरोपी राजेश की पत्नी और बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। आग लगने के बाद ये दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे। 27 दिसंबर से ही अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन दोनों जिंदगी की जंग हार गए। राजेश को घटना के अगले ही दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तबाही का मंजर यहाँ है, लेकिन उस परिवार के हिस्से में भी दर्द है। आपको बता दें कि आरोपी राजेश उर्फ राजा की पत्नी माधुरी और बेटे दीपक की मौत हो गई है। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके अंतिम संस्कार के लिए राजेश उर्फ राजा को न्यायालय के आदेश के बाद कुछ देर के लिए उसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं यहाँ अब भी आग है, धुआं निकल रहा है, कई कई जगह पर पानी आज डाला गया। 27 दिसंबर की रात ही गुना में डंपर से टक्कर के बाद एक बस आग का गोला बन गई थी। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी। गुना बस हादसे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। गुना बस हादसे की रिपोर्ट। बस में आग क्यों लगी ये पता नहीं चला। आग लगने के सबूत पूरी तरह से जल गए। बस कंडम थी, पूरी तरह से अनफिट थी। उधर 11 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। डीएनए सैंपल लिए गए और उम्मीद है कि 3 जनवरी को इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए साल पर एमपी में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी ने 3.86% दर बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग ने 22 जनवरी तक सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं। प्रस्ताव में 151 से 300 यूनिट तक के स्लैब को
खत्म करने का प्रस्ताव है। साथ ही 151 से 300 यूनिट तक की खपत पर 5 रुपए 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से लिए जाने की बात है और इसके बाद 6 रुपए 61 पैसे प्रति यूनिट की दर से चार्ज किए जाने का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव के तहत 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब होगा। और कोरबा में एक परिवार जहरीली गैस का शिकार हो गया। परिवार के 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल सिगड़ी जलाकर यह परिवार सो रहा था। ठंड से बचने के लिए ये कोयले की सिगड़ी जलाई गई थी और आपको बता दें कि कुसमुंडा के न्यू रेलवे कॉलोनी की ये घटना है। और सिगड़ी जलाकर कमरे में न रखें क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक बंद कमरे में इकट्ठी हो जाए जहां पर लोग सो रहे हैं, उनका दम घुटने से उनकी मौत भी हो सकती है। और ऐसे केसेस में कई बार पता नहीं चलता है और कब दम घुट जाए इसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी। लेटे हुए आपको वो कमजोरी भी महसूस नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से और अचानक आपकी हालत खराब हो सकती है और यहां तक कि जान जाने का भी खतरा रहता है ऐसे मामलों में। और छत्तीसगढ़ में बिना फिटनेस के कंडम बसें यात्रियों को लेकर के सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं। जगदलपुर से रोजाना पड़ोसी राज्यों की ओर 35 से 50 बसें चलाई जाती हैं और संभाग भर में 200 से अधिक बसों का संचालन हो रहा है। बस्तर पुलिस ने सभी बसेस के मालिकों को 1 जनवरी तक का समय दिया है। सभी अपनी अपनी बसों के फायर बॉक्स समेत जो संशोधन का या जो व्यवस्थाएं हैं वो कर लें, अन्यथा बसों का परमिट कैंसिल किया जा सकता है। चल रही है वो बसों में क्या सुविधा होनी चाहिए, अगर आगजनी की घटना होती है तो उसमें उस तत्काल ही उस पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। मैं मौजूद हूँ, अभी ये राजधानी जाने वाली बस है। आइए बात करते हैं यात्रियों से और बस ड्राइवर से। जी भैया, क्या नाम है आपका? देवा। कहाँ ले जाते हैं बस? रायपुर। रायपुर। भैया बीच में अगर कुछ घटना हुई थी, बस में आग लग गई थी, तो अगर आग लगती कारण क्या मानते हैं? सेंसर वाली गाड़ियां हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके कारण इसमें इतनी सारे सेंसर दे दिए हैं अभी, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके कारण लग जाता है। अचानक आग लगने से भी क्या सुविधा क्या करते हैं आप लोग? फायर एक्सटिंग्विशर और सबसे पहले बैटरी कनेक्शन ऑफ कर दो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन वही है। बैटरी कनेक्शन सबसे पहले निकालो। और यात्री को सुरक्षा को बाहर निकालने एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट 4 ठो, एक पीछे दोनों साइड में, इधर सामने। अच्छा, जो घटना हुई थी बीच में कारण क्या मानते हैं? हमको नहीं पता भैया, उसका क्या बताएंगे, वो दूसरी बस, हमारी बस दूसरी। तो हाई स्पीड भी कारण मानते हैं? नहीं, हाई स्पीड का कारण नहीं है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, टेक्निकली प्रॉब्लम ही कारण आग लगी। चलिए आइए बात करते हैं, कुछ यात्री भी मौजूद है हम हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि ये जो यात्रा कर रहे हैं इनकी सुरक्षा में कितना वो अपने आप को मानते हैं कि जो यात्रा हो रही है उसको लेकर। जी बेटा, क्या नाम है आपका? निमांशी। कहाँ जा रहे हैं आप? कोंडागांव। कोंडागांव। बेटा बीच में हादसा सुने थे, बस में आग लग गई थी, कभी लगता है ऐसा डर भय लगता है कि जो बस में जा रहे हैं वो सुविधा होती है? हाँ, सुविधा रहती है। जी 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 भैया, क्या नाम है आपका? यशवंत चक्रवर्ती। कहाँ जा रहे हैं? कांकेर। कांकेर। बीच में घटना हुई थी, बस में आग लगी थी, जानकारी है? हाँ, है। ऐसा होने से क्या होना चाहिए, नियम क्या बोलता है, बस में चीजें समान होना चाहिए? बस मतलब सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रखते हैं बस में। क्या क्या होना चाहिए? सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे फायर बॉक्स वगैरह। और इन लोग जैसे टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए ना भारी स्पीड भी चलाते हैं, तो सबको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, यात्रियों का कहना है कि जो हाई स्पीड जो बसें चलती है उस पर रोक लगाए ताकि जो घटना हो रही है, आगजनी घटना, उस पर अंकुश लग सके। अभी जो बस संचालक है उनका भी ये कहना है कि जितनी बसें चल रही है सभी प्रकार के फिट है, अनफिट बसों को चलाया नहीं जा रहा है और जो बस फिट है उन्हीं को ही रायपुर सहित अन्य जो प्रदेश में दौड़ाया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। बढ़ते आगे।
भारत ने साल 2023 में कई मील के पत्थर रखे और कई कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाने की यात्रा की ओर कदम बढ़ाया। और इन सब के सूत्रधार रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2023 की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उनकी सियासी छवि से इतर भी कई पहलुओं को दिखाती हैं। साल 2023 बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ अलविदा कर चुका है। खास बात यह है कि भारत ने साल 2023 में कई मील के पत्थर छुपे हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया में अपनी एक नई पहचान हासिल करने की यात्रा में कई कदम आगे भी बढ़ा। और इस सबके सूत्रधार रहे देश के प्रधानमंत्री मोदी। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की साल की 2023 में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उनकी सियासी छवि से इतर भी कई पहलू दिखाती हैं। 2023 की इन 23 एक्सक्लूसिव तस्वीरों में पीएम मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद की खुशी साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के गले मिलते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे देश के लिए काफी भावुक कर देने वाला पल रहा था। इस तस्वीर में पीएम मोदी बीजेपी के एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच का बॉन्ड दिख रहा है। ये तस्वीर पीएम मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी देश की युवा शक्ति से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर देश की सबसे खास ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस की है और पीएम मोदी ऑन बोर्ड युवाओं से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। इस तस्वीर में पीएम आवास के लॉन में गाय घूमती दिख रही है और पीएम मोदी भी वहां मौजूद है और गायों को दुलार कर रहे हैं। ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम आवास के गलियारों में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टहलते दिख रहे हैं। जो बाइडेन के चेहरे पर गर्मजोशी के अंदाज में मेहमान नवाजी की संतुष्टि साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी देश की मातृशक्ति का अभिवादन करते और आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गूंजी गांव की है। अपने दौरे में पीएम मोदी स्थानीय ग्रामीणों के बीच दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी बेजुबान जानवरों को खाना खिलाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की है। तस्वीर में पीएम मोदी लेपचा में कुछ जानवरों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी एक पार्टी कार्यकर्ता की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कार्यकर्ता की वॉकिंग स्टिक गिर गई तो पीएम मोदी ने खुद उठाकर इसे दिया। तस्वीर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम की है। इसके बाद की तस्वीर में एक नेता और एक कार्यकर्ताओं के बीच का मजबूत बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तस्वीर में पीएम मोदी कार्यक्रम के बाद हेलीपैड पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका हाल ले रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोलार की है। अगली तस्वीर में पीएम मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ दिख रहे हैं। तस्वीर में दोनों के बीच हल्के फुल्के अंदाज से बातचीत हो रही है और पीएम मोदी ओलाफ शोल्ज को पान ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी पवित्र सेंगोल के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सेंगोल की स्थापना के दौरान की है। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल की है। यहाँ पीएम मोदी परफॉर्मेंस के लिए आए बच्चों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और दोनों बच्चों को फुटबॉल देते दिख रहे हैं। अगली तस्वीर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की है। अपने कार्यक्रम के बीच अचानक पीएम मोदी एक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार के घर पहुँच गए और योजनाओं से परिवार को मिली मदद के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने इस परिवार के घर बैठकर चाय भी पी। अगली तस्वीर में पीएम मोदी G20 के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली में G20 समिट के एक खास बैठक के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी यशोभूमि में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक पोल्ट्री स्टॉल पर विश्वकर्माओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स की
कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान की उड़ान के बाद वापस आते दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर फ्रांस में बैस्टाइल परेड डे पर पीएम मोदी के दौरे की है। इस खास मौके पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद निराश टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिलासा दे रहे हैं। अगली तस्वीर अहमदाबाद के रोबोटिक पार्क की है। यहाँ पीएम मोदी को एक रोबोट चाय परोस रहा है और पीएम मोदी इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड में पार्वती कुंड पर पीएम मोदी की पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर पार्वती कुंड में काफी देर तक वक्त बिताया था। अगली तस्वीर बीकानेर में पीएम मोदी के रोड शो की है। बारिश के दौरान रोड शो में पीएम मोदी के साथ साइकिल सवारों का एक ग्रुप चल रहा है। इससे अगली तस्वीर में पीएम मोदी मुंबई में द सैफी एकेडमी के नए कैंपस के लोकार्पण के मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी रोटी बनाने पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। आखिरी तस्वीर पीएम मोदी और इटली के राष्ट्राध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी की है। इस तस्वीर में जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से काफी प्रभावित दिख रही हैं और साथ में सेल्फी ले रही हैं। सूरजपुर में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की स्थापना के भव्य कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज भटगांव के राम भक्तों ने रैली निकालकर भैयाथान रवाना हुए और जहां अयोध्या से आए हुए अक्षत कलश को भटगांव ले जाया जाएगा। हमारे सहयोगी ने तस्वीरें भेजी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षत कलश लेकर भटगांव लाया जाएगा। और उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर के नाम 2 और रिकॉर्ड आ गए हैं। दरअसल शाही भोज और भारत दर्शन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहां का नाम दर्ज हुआ। दोनों जो रिकॉर्ड हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। शाही भोज और भारत दर्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां बना है। देखिए 2 रिकॉर्डधारी और 2 रिकॉर्ड और ऐसे कई रिकॉर्ड इस मंदिर के नाम है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 और नए कीर्तिमान स्थापित किए चामुंडा माता मंदिर ने। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे, जल्द लौटते। गुजरेंगे उन अनगिनत लम्हों से जहां हम और आप एक साथ रहे।